अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ नज़ीर और आज आप हमारा देख रहे हैं कि ईद का स्पेशल शो। और ईद के स्पेशल शो में मेरे पास आज ईद के स्पेशल गेस्ट तारिक इस्लाम मौजूद हैं। तारिक इस्लाम की अगर मैं बात कहूं तो इस वक्त मौजूदा सीट पर ये डीएसपी हैं और शहीद चौधरी असलम के ऊपर तारिक इस्लाम की जानिब से जो है वो फिल्म भी बनाई गई है। और इनका ये कहना है कि फ़िल्म बनाने की दूसरी वजह भी ये है कि चूँकि वो इनके साथी थे, ईद आखिर कैसे गुजरती है, ईदें इन्होंने कैसे गुजारी, कितनी ईद कुर्बान जो है वो आसानी से गुजरी हैं, कितनी शहर के अंदर जो है वो प्रॉब्लमेटिक गुजरी हैं, किस हद तक ईद जो है वो नॉर्मल रही है, अपने घर वालों के साथ रही है, कब कब की ईद जो है वो दूसरों के साथ रोड पे गुजारनी पड़ी, टेररिज्म में मुकाबले में गुजारनी पड़ी, क्योंकि कराची ऑपरेशन का और आज तक जितने शहर में मेन ऑपरेशन होते रहे हैं उसका एक छुपा हुआ किरदार ये भी हैं। और इनसे आज पूछते हैं ईद के हवाले से तमाम सवालात के जवाब देने के लिए तारिक इस्लाम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। कैसे गुजर रही है तारिक भाई ईद? और आज चूँकि पहला दिन है, आज मैंने भी आपको बुलाया हुआ है शो के अंदर, आप मेरे पास आए हैं, इसके लिए बड़ा शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। वैसे नॉर्मली बकरा ईद पे क्या मसरूफियत होती हैं आपकी? आज तो पोस्टिंग हमारी एक ऐसी जगह हो गई है जहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है लोगों से, तो इस वजह से पहली ईद ऐसी है जो समझो घर वालों के साथ गुजरी है, और घर वालों के अलावा बाप के साथ गुजर रही है। पहले जो ईदें थी वो ज़ाहिर है जब हम डीएसपी और एसएचओ की पोस्टिंग्स पे होते थे तो वो ईद हमारे लिए नहीं होती थी, वो लोगों के लिए होती थी। सुबह उठ के पहले नमाज़ें पढ़वाना, तमाम मसाजिद के ऊपर नफरी लगाना, सिक्योरिटी लगाना, फिर उसके बाद कुर्बानी शुरू हो जाती थी। तो अभी तो माशाल्लाह अच्छा टाइम है, वरना फिर पहले ये था कि वो कुर्बानी वाले दिन खालों को बचाना, खालें लोग छीन के ले जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बड़ा अजीब सा दौर था। काफ़ी ईदें हमारी जो है वो खालों के पीछे पीछे भाग भाग के गुजरी है। तो अभी तो माशाल्लाह अच्छा हो गया है, सिक्योरिटी सिस्टम भी हो गया है और वो हालात भी नहीं रहे, तो अब ईद अच्छी जा रही है माशाल्लाह। सिर्फ आपकी ईद अच्छी जा रही है या पुलिस के दीगर जवान भी हैं जिनकी ईद अच्छी जा रही है? क्योंकि अब भी आज भी ऐसे बहुत सारे जवान होंगे जो मसाजिद पर तैनात होंगे, अब भी ऐसे बहुत सारे जवान होंगे जो खालों को बचा रहे होंगे या लोगों के लड़ाई झगड़े जो है वो कंट्रोल कर रहे होंगे। थाने के कल्चर का निज़ाम आपको पता है, ईद के दिन लोग लड़ झगड़ कर एक दूसरे का सर फाड़ कर थाने पहुंच जाते हैं। तो ऐसे अपने जवानों को आप क्या मैसेज देंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लड़ते झगड़ते तो नॉर्मल ज़िंदगी में भी हैं, लेकिन बाकी जो थाना की पुलिस है या जो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है वो तो वही काम कर रही है। अभी खाले बचाने वाला सिस्टम नहीं रहा, लेकिन सिक्योरिटी तो देनी है मसाजिद में, ईदगाहों में। फिर उसके बाद वीआईपी मोमेंट्स होती हैं ईद के दिन बहुत ज़्यादा, सुबह सुबह गवर्नर नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, सीएम जा रहे हैं, उनके साथ सिक्योरिटी। तो पुलिस की जो देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, जो ओकेशंस होते हैं ना, बड़े ओकेशंस जो होते हैं, ईद हो गया या कोई भी बड़ा दिन आता है, तो लोग जो है वो उसको एंजॉय करते हैं और पुलिस जो है वो उस पर सिक्योरिटी ड्यूटी कर रही होती है। तो हमें तो एंजॉयमेंट जो है वो बहुत कम मिलती है। तो फिर हम जो है कोशिश करते हैं कि ईद के सेकंड डे, और जो अक्सर आपको पता है ईद का दूसरा दिन ससुराल का दिन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ तो अक्सर ही होता था कि ससुराल भी नाराज़ हो जाता था। लेकिन अब ये है कि अब आस्ता आस्ता इस रूटीन आ गई है कि पहले दिन जो है लोग ज़्यादा ड्यूटी करते हैं, सेकंड डे जो है फिर वो अपने रिश्तेदारों में, पुलिस वाले दोस्तों में उनको एंजॉय करते हैं अभी। लेकिन पुलिस का अमूमन पुलिस ऑफिसर्स का राय है कि दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन भी ससुराल का। तो आपके कितने ससुराल हैं और कितने दिन मसरूफ होते हैं? बस यार, ये तो बड़ा पर्सनल से सवाल आपने कर लिया कि मेरे नहीं, आपके भी पता नहीं कितने ससुराल हैं, अभी हमें उसको देखना पड़ेगा। उस पे जो है ना ऑफ द रिकॉर्ड फिर हम दोनों बैठ के बात करेंगे। अच्छा, एक और दूसरा सवाल एक ये था कि आपको आखिर कितना अरसा हो गया पुलिस के अंदर और कितनी ऐसी ईद कुर्बान, बकरीद आपकी जो है वो महकमे के अंदर गुजर चुकी हैं? कितने ऐसे आपके, फॉर एग्जांपल आप कब भर्ती हुए और डीएसपी तक का सफ़र आपका कैसा रहा? पहले तो मुझे यहाँ से 37 साल हो गए, 37 ईयर। 37 ईयर हो चुके हैं। मेरा ख्याल आपकी उम्र से ज़्यादा सर्विस हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वो पूरी सर्विस ही इसी तरह गुजरी है। मतलब हम 87 में भर्ती हुए थे, 86 में, तो आज 2025 हो गया है। तो बस इसी तरह गुजर रहे हैं दिन, कभी कम खुशी, कभी ज़्यादा खुशी, कभी कम ड्यूटी, कभी ज़्यादा ड्यूटी, बस इसी तरह एक टाइम गुजर रहा है। लेकिन अभी बहुत फ़र्क पड़ा है पहले से। जो पहले टाइम था
वो बहुत सख्त टाइम था और बहुत ज़्यादा सख्त टाइम था। यानी कि इस कराची के अंदर आपको पता है रोज़ 50-50 लोग जो है वो मारे जाते थे बिल्कुल। और पुलिस भाग दौड़ में ही लगी रहती। अब माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है, बहुत सिक्योरिटी भी अच्छी हो गई है। कुछ लोग भी समझ गए हैं कि अब लड़ने झगड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है, तो अभी माशाल्लाह बड़ा फ़र्क पड़ा है। लेकिन ज़िंदगी के 37 साल हमने इस डिपार्टमेंट में गुजारे। इस डिपार्टमेंट के 37 साल में कितने ऐसे दोस्त थे जो आपके साथ फोर्स के अंदर जुड़े, और अब कितने ऐसे दोस्त हैं जो आपके साथ इस फोर्स में नहीं हैं? इससे बहुत सारे चले गए, बहुत चले गए, बहुत ज़्यादा चले गए। हमने इतने सोचे भी नहीं थे जितने दोस्त शहीद हो गए। एक फहरिस्त इतनी लंबी फहरिस्त है कि उसको क्या बताऊं मैं, मेरे हिसाब से 300-400 से ज़्यादा साथी जो हैं वो हमारे, मेरे ख़ास तौर पे वो चले गए हैं, और 10-15 वो जो जिनके साथ दिन रात साथ था, गुजरना था, बैठना था, उठना था, वो चले गए। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, देखें मैं भाई एक बात बताऊं आपको, अक्सर अब जब ईद आती है ना तो हम और आप, इसमें पुलिस की बात नहीं है, एक नॉर्मल लोग जो हैं हम बोलते हैं यार ईद जो है वो बच्चों की है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है ईद बच्चों अच्छा, की है। बच्चों की ईद क्यों बोलते हैं हम, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उन बच्चों के माँ बाप हम हैं। अब उन बच्चों के पास माँ बाप भी हैं, फूफा फूफी भी हैं, खाला खालू भी हैं, नानी भी है, सारी जितने बुजुर्ग हैं ना ये सब हैं उनके साथ, तो उनको मज़ा आता है ईद गुजारने में, उन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। यही एक दौर था जब हम बच्चे थे। अब हमारी बड़ों की ईद क्यों नहीं है? ना हमारी माँ है, ना हमारे बाप है, ना हमारी फुप्पी है, ना हमारी खाला है, ना खालू, सारे इंतकाल करके चले गए। अब हम जब खुशी लेना चाहें तो हम किन से खुशी लें? ऊपर कोई है ही नहीं, छत ही खत्म हो गई है ना। बिल्कुल। अब हम लोग बगैर बेस मतलब छत के बैठे हुए हैं, हमारे नीचे वालों के ऊपर छत है, तो वो ईद एंजॉय करते हैं, हम ईद एंजॉय नहीं करते। उसकी वजह ये कि हमारे सब चले गए। अब अल्लाह ताला इनको बच्चों को भी ज़िंदगी दे, तो एक वक्त आएगा ये हमारी जगह के खड़े हो जाएंगे, और जब ये हमारी जगह आएंगे फिर ये भी यही कहेंगे यार ईद पे मज़ा नहीं आता, ईद तो बच्चों की है। तो ये एक अल्लाह का ऐसा बिल्कुल, बहुत सर्कल बना interesting हुआ है circle। कि आप तो छोटे हैं, बिल्कुल। आपके तो अम्मा अब्बा होंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हैं तो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। लेकिन हकीकत ये है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी एज पे आप आएंगे ना तो ऊपर वाले सब चले जाएंगे, तो आप बगैर छत के जब होंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, बारिश होगी आपके ऊपर लगेगी सीधा। तो ये एक साइकिल बनी हुई है दुनिया। ईद भी एक साइकिल की तरह है। ये खुशी उनके लिए जिनके ऊपर सब कुछ है, और उनके लिए खुशी बहुत कम है जिनकी छत खत्म हो जाती है। बिल्कुल, बहुत आपने सही बात की, क्योंकि अभी रिसेंट मेरे 1 दिसंबर को वालिद का इंतकाल हुआ, तो उसके बाद मैं इस कमी को बाकायदा महसूस कर सकता हूँ, और ख़ास तौर पे ऐसे दिनों में तो बहुत ज़्यादा महसूस होती है। अच्छा तारिक इस्लाम साहब, ये भी बता दीजिएगा कि आज जैसे नॉर्मली ईद का दिन है, आप कोई पिछले साल की ईद या उससे पिछले साल की ईद, कोई ईद के दिन का ऐसा किस्सा हो जो आपका दौरान फील्ड अच्छा नहीं गुजरा हो? हमारा तो कोई दिन ही अच्छा है कि ईद अच्छी नहीं गुजरी। तो मैं बता रहा हूँ ना कि ऐसे दिन थे कि सुबह से लेके रात तक बस भाग दौड़ रहती थी। अक्सर लोग जो है ना ईद पे हवाई फायरिंग करना, कभी किसी को गैलरी में गोली लग जाना। हमारी ईदें आप यकीन करें 90% जो है सिविल और जिना और अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में गुजरती थी। कोई ना कोई ज़ख्मी हो गया, कोई कुछ ना कुछ ईद पे हो जाए, कुछ नहीं, कोई जख्मी नहीं भी हुआ तो किसी को गाय और भैंस ने जो है टक्कर मार के जख्मी कर दिया। अच्छा, आप मियाँ बीवी की लड़ाई से लेके गाय भैंस की लड़ाई तक जाते सारे थाने ही हैं। बिल्कुल। वो सारे लोगों को फिर एंटरटेन हमने ही करना होता है कि भाई डॉक्टर के पास वो ML बनानी है, FIR काटनी है, नहीं काटनी है। तो ये हमारी ईदें ज़्यादातर जो है वो इसी तरह गुजरती रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आज पहली ईद है बड़े सालों के बाद कि वो इतने अच्छी आपके साथ गुजर रही है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त DSP तारिक इस्लाम मेरे साथ मौजूद हैं, और उनका ये कहना है कि कई साल बाद पहली ईद जो आज वो मेरे साथ बैठे हैं और कह रहे हैं कि अच्छी गुजर रही है, जबकि इससे कबल जितनी ईदें गुजरी वो अच्छी नहीं गुजरी। कई जगहों पर इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कई अलग अलग टारगेट्स रहे पुलिस का, जैसे इन्होंने बताया कि मसाजिद की ड्यूटी, जानवरों को बचाने की ड्यूटी, थाने की ड्यूटी, दीगर ड्यूटियाँ, उन तमाम ड्यूटियों के अंदर रहे। इसी तरीके से हम इस गुफ्तगू का ईद के ख़ास ट्रांसमिशन जो चल रही है इसका सिलसिला जारी रखेंगे। लेते हैं एक ब्रेक।
अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद हाजिर हूँ दोबारा ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में, और ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन का ख़ास तौर पे ईद कुर्बा की स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त डीएसपी तारिक इस्लाम मौजूद हैं, और तारिक इस्लाम का मैंने आपको पहले भी तारुफ कराया कि महकमे में 37 साल की इनकी जो है वो ड्यूटी रही है, और अब तक बिल्कुल महकमे के साथ खड़े हैं। महकमे पुलिस के ये एक मायनास ऑफिसर माने जाते हैं, और इनका एक रिकॉर्ड भी रहा है कि इन्होंने अपने एक शहीद चौधरी असलम जो नामवर पुलिस ऑफिसर ठहरे हैं, अपने इनके दोस्त थे, तो उनके ऊपर एक मूवी भी बनाई है। इनसे आज इस टॉपिक पे भी जान लेते हैं कि आखिर क्या ऐसा जो है वो इनके दिमाग में आया। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, बात तो वैसे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी। आखिर सबका हम सबका ही वक्त गुजरा चौधरी साहब के साथ, आपका भी वक्त गुजरा, आप ज़्यादा करीबी दोस्तों में थे। क्या सोचा मूवी बनाने के लिए, और फिर किस पूरा आपने बाकायदा करेक्टर लियारी उसी मुकामात पर जाकर शूट किया, सेम उसी करेक्टर को अदा किया? ज़रा डालें ना रोशनी इस बात पर भी। देखें, ये तो चौधरी मूवी के अंदर बनने के अंदर जो है ना, मेरा ख्याल है सबसे जो मेन इनिशियल स्टेज जो थी ना, उसमें आपके चैनल का बड़ा हाथ है मेट्रो का। हमारी प्रोड्यूसर जो थी वो मेट्रो पे काम करती थी, बिल्कुल एंकर थी या पता नहीं होस्ट करती थी जी, होस्ट करती थी। तो वहाँ से स्टार्ट जो है वो मेट्रो से हुआ इसका। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था कि किसी लेजेंड के ऊपर फिल्म बनाई जाए, तो उन्होंने सोचा कि आज तक सब पे तो बनी है फिल्में, पुलिस पे कभी फिल्म नहीं बनी है, और पुलिस हमेशा नेगेटिव ही रही है। तो फिर उस पर ये स्क्रिप्ट लिखाया गया और ये सोचा गया कि किस पे लिखी जाए। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान पुलिस में और कराची पुलिस में असलम से बड़ा कोई करेक्टर था ही नहीं। तो फिर असलम के ऊपर फिल्म बनाने का सोचा गया। तो उस वक्त भी जो इनिशियल इसकी जो दावत हुई थी, तो उसमें हम सब गए थे। अच्छा, हम ये समझते, हमारे साथ प्रॉब्लम ये था कि हमें ये नहीं पता था कि फिल्म के टीवी के जो जर्नलिस्ट हैं वो अलग होते हैं। अच्छा, हम यही समझ रहे थे, यही जो क्राइम रिपोर्टर है, आप लोगों से मिलते हैं, हम ही फिल्म बना रहे होंगे। मैंने कहा यार, उन्होंने कहा आप वो टीवी और उसको जर्नलिस्ट को बुला लेंगे। जो पहली दावत थी हमारी क्राउन प्लाजा होटल में, तो मैंने कहा हाँ मैं बुलवा लूंगा जर्नलिस्ट को। तो जर्नलिस्ट मेरे कौन थे, वो ये जो क्राइम रिपोर्टर सारे, वो शाहिद अंजुम, तो ये सारे भाई आ गए वहाँ पे। तो जब वो आगे उन्होंने कहा ये फिल्म टीवी वाला तो कोई है ही नहीं इसमें। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं समझा यही लोग हैं। यार उधर जब वो हो गई, दावत हो गई, और उसमें फिल्म अनाउंस हो गई कि अब चौधरी पे फिल्म बनेगी, उस वक्त मेरा कोई वो नहीं था इरादा कि मैं चौधरी का करेक्टर मैं खुद करूँगा। तो उस वक्त हमारा इरादा यही था, हम किसी अच्छे एक्टर को लेंगे, बड़े एक्टर को लेंगे, उससे करवाएंगे। लेकिन उसमें ये जो जर्नलिस्ट थे ना, हमारे क्राइम रिपोर्टर्स जो थे, अल्लाह बख्शे, वासिक भी कल चला गया, हमें छोड़ के। तो ये सारे भट्टी और ये शाहिद अंजुम और अल्लाह बख्शे राजा तारिक थे न्यूज़ वन वाले। बिल्कुल। तो इन्होंने हमारी प्रोड्यूसर को कहा कि आप ऐसा करें कि इस रोल के लिए तारिक इस्लाम को ले लें। तो उन्होंने कहा तारिक इस्लाम, मेरे को कहा आप कर लेंगे ये। मैंने कहा यार मैंने तो ज़िंदगी में कभी कैमरा फेस तो किया ही नहीं है। तो बोला फिर हम सोचते हैं। फिर उस पर डायरेक्टर थे हमारे अजीम सजाद साहब, उनसे फिर मीटिंग हुई, तो उन्होंने मेरे को कहा नहीं, आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप जो है वो समझते हैं चौधरी को, या पुलिस के माहौल को आप समझते हैं। तो मैंने कहा चलो फिर ठीक है। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि वो मैं करूँगा। तो उसके लिए फिर बाकायदा नापा से जो है ना 3 महीने मैंने ट्रेनिंग ली। अच्छा। एक्टिंग की। यस, मैंने 3 महीने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली कि कैमरे को कैसा फेस करना है, लाइट को कैसा फेस करना है, चलना कैसा है। हाँ, क्योंकि लाइट लगती है, आंखें बंद होने लगती हैं। स्क्रिप्ट कैसा याद करना है। तो उस सारे सिचुएशन को देख के तो फिर मेरी ट्रेनिंग हुई। फिर ट्रेनिंग पढ़ के फिर ये फिल्म जो है वो बनना शुरू हुई। और माशाल्लाह अभी भी आप एमिरेट्स एयरलाइन में अगर सफ़र करेंगे तो चौधरी मूवी लगी हुई है एमिरेट्स में। अच्छा। जी जी, 3 साल के लिए है वो। तो अभी भी, कल भी मेरा एक दोस्त अमेरिका से आ रहा था, तो रास्ते में मेरी मूवी देखता आ रहा था, उसने मुझे व्हाट्सएप भेजा कि मैं आपकी मूवी देख रहा हूँ। बड़ी बात है, बड़ी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे
एक मुल्क के जो है वो शहीद ऑफिसर्स हैं जिनकी जो है वो मूवी बनी जिनके नाम पर, और हमारे अपने ही लोगों की जो है वो एमिरेट्स एयरलाइन के अंदर जो है वो ये मूवी का क्लिप चल रहा है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बता दीजिएगा, चूँकि आपका काफ़ी वक्त भी गुजरा, चौधरी असलम के साथ भी गुजरा, तो करेक्टर अदा करते हुए कैसा फील आ रही थी? यार असल तो देखिए आपके करेक्टर की वजह ये थी ना कि फील के साथ वो करेक्टर अदा किया जाए। देखिए ना, हमने तकरीबन 13 साल SHO शिप साथ की, मैंने और असलम ने। कौन कौन से थानों में? असलम तो 2 ही थानों में रहा SHO पूरे पीरियड में, एक गुलबहार में था, एक कलाकोट में था, और मैं तो डिफरेंट पाक कॉलोनी, पीराबाद, मंगू पीर साइड, मतलब इस तरह मैं राउंड इधर घूमता रहा, लेकिन वो अपनी जगह पे था। लेकिन हमारा रात को जो है ना 9-10 बजे जब फारिग में होता था तो फिर मैं उनके पास आ जाता था, फिर हम रात को लेट आवर तक गपशप। तो उसके साथ फिर दूसरा वो हमारे जो है ना, हमारे गांव भी 1 किलोमीटर के फासले पे है पीछे अच्छा। से जी। तो उस वजह से हम तकरीबन जो है ना वो बहुत सारी उसकी आदतें मुझे पता थी, उसका बोलना मुझे पता था, उसका चलना मुझे पता था। तो इस वजह से वो काफ़ी उससे जो है ना, इसीलिए भी मुझे इसीलिए गया था कि मैं उससे रिजेम्बलेंस बहुत रखता था। तो उस वजह से वो तो असलम था, डाउन टू अर्थ। लोग तो पता नहीं उसको क्या समझते हैं, लेकिन वो बड़ा ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी था, बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी था। पता नहीं आपकी मुलाकात? बिल्कुल, मेरी मुलाकातें रही हैं और बहुत अच्छी जी जी नशिस्तें भी मेरी उनके साथ गुजरी हैं। इवन के उनकी शहादत से पहले जो लास्ट नाइट वाला ऑपरेशन था, तो उस दिन सिविल हॉस्पिटल से हम गार्डन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो मैं उनकी गाड़ी में आया था। मैं बैठते ही सवाल किया, मैंने कहा भाई कौन सी गाड़ी में लेके जा रहे हो? तो वहाँ साथ तो ऐसे बैठते हुए भी डर लगता है, क्योंकि प्रॉपर बम प्रूफ बुलेट प्रूफ गाड़ी, और वो बिल्कुल एक सिंपल सी डबल केबिन थी, ब्लैक कलर की शायद थी कोई। तो मतलब मैं बोला यार कुछ नहीं होता, बैठ जा, जो दिन लिखा है मौत का वो लिखा है। देखें, बात तो ये भाई कि अगर हम लोग जो लोगों को बचाने के लिए अपनी इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या हम अपने बचाने के लिए ब्रह्म प्रूफ और फलां प्रूफ गाड़ियाँ हम क्यों रखें? जब मैं आपको नहीं बचा सकता तो फिर मैं अपने आप को क्या बिल्कुल। बचाऊंगी? तो मुझे अपने ये बातें बड़ी कॉन्सेप्ट गलत है क्या? अच्छा, अगर बम प्रूफ होती वो गाड़ी, अगर बम प्रूफ होती जिससे असलम शहीद हुआ है, तो बम प्रूफ गाड़ी के भी इतने इतने से टुकड़े होते। 200 किलो बम था वो, 200 किलो। बिल्कुल। यानी अगर 2-3 किलो का बम भी अगर यहाँ ब्लास्ट हो जाए तो आपकी ये पूरी पूरा बिल्डिंग पूरे- जमीन पे आ बिल्कुल। जाएगी। तो 200 किलो के आगे वो बम प्रूफ भी होती तो क्या कर लेती? वो कुछ भी नहीं, वो उसने भी तबाही होना था। ये जो अल हरीरी जो लिबनान का जो प्राइम मिनिस्टर था, उस पे जब बम प्रूफ, वो भी बम प्रूफ गाड़ी में था, उस पे जब बम लगा इतने मकदार में था कि वो बिल्डिंग के 4थी मंजिल पे उसकी गाड़ी जाके टुकड़े टुकड़े हुई है। तो बम प्रूफ थोड़ी रोक सकती है इंसान को। इंसान वो तो अल्लाह के पाक की मौत मर्जी है। तो बरहक है, ना जवानी ना आनी है। आप अपनी मर्जी से पैदा होते हैं, ना आप अपनी मर्जी से मरते हैं। ये 2 चीज़ें तो अल्लाह ने अपने पास रखी है ना। बेशक। तो इस वजह से ये बम प्रूफ वगैरह ये बेकार चीज़ें हैं। जिसने जाना है उसने जाना है, जिसने नहीं जाना उसने बम प्रूफ हो कोई, वो उसने नहीं जाना। अच्छा, एक पर्सनल सा सवाल है, मैंने बहुत साल पहले भी आपसे किया था। इस डिपार्टमेंट में आने के बाद कितनी बीमारियां लगी आपको? बीमारियां किस सेंस में? टेंशन से, स्ट्रेस से, जो आपकी नौकरी है आप उस सेंस यकीन में? करें कि मेरे को कोई टेंशन, मेरे को वो बीमारी लगी है जो बीमारी मेरे माँ बाप से मुझे मिली है। एक शुगर की बीमारी है, ये हमारे अम्मा को भी थी, अब्बा को भी थी। तो वो उनसे वो जीन्स के हिसाब से लगी है। और बाकी पुलिस तो लोगों को स्ट्रेस देती है यार, अपना खुद थोड़ी लेती है स्ट्रेस। नहीं, देखिए वो देना और एक अलग सिलसिला है, लेकिन आप लोग जिस डिपार्टमेंट से ठहरे तो आप आदत लोगों तो याद है ना भाई, अभी आप इधर एंकरिंग कर रहे हैं, अभी एंकरिंग मुझे वहाँ आपकी जगह बिठा दो तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। अभी मैं 37 साल से पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ, मेरे लिए कौन सी टेंशन? मेरा तो रोज़ का काम है ना, डेली का। अभी डॉक्टर है, अभी मैं और आप मिल के किसी के बदन को काट के उसका दिल निकाल के देखें, हम जिंदगी नहीं कर सकते। बेहोश हो ना। जाएंगे, बिल्कुल। तो वो हमारा काम ही है। ये स्ट्रेस किस चीज़ का है? अभी तो इस काम में मतलब एक अभी तो मज़ा आने आता है कि यार ये हो गया। अभी जब केस कोई आ जाता है, कोई ब्लाइंड मर्डर आ जाता है, अब यकीन करें 2-3 दिन 4 दिन जो भी लगते हैं उसमें बड़े बुरे गुजरते हैं, लेकिन जैसे ही केस आपका हल हो जाता है
तो इतनी खुशी होती है, इतना मज़ा आता है कि आप बोलते हो यार क्या बात है यार, मेरे ये 3-4 दिन जो है ज़ाया नहीं हुए। अच्छा, लाइफ में कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है कि आपने किसी बंदे को अरेस्ट किया हो या इनकाउंटर किया हो या फिर उसको फिर सज़ा तक भी पहुंचाया हो? हाँ माशाल्लाह काफ़ी सज़ा हुए हैं हमारे। एग्जाम्पल एक आध कोई ऐसी दें। बहुत हुए हैं, सज़ा बहुत हुए हैं, एक आध क्या 50, 60, 100 पता नहीं कितने हुए हैं सज़ा। सज़ा तो जब आप पकड़ते हैं अदालत में लेके जाते हैं, ये अलग बात है कि बहुत सारे छूट भी जाते हैं या बहुत सारों को सज़ा कम हो जाती है जितनी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन सज़ाएं तो बहुत होती हैं काजी भाई, बहुत होती हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बहुत सज़ा, ये जो सामने आपके जेल है, बिल्कुल। अब ये जेल जो है ये 2000 की जेल है, इसमें 5000 लोग हैं, तो ये खुद चल के थोड़ी गए, पुलिस नहीं भेजे है ना सर। तो काम तो चल रहा है, ये चलता रहेगा। अच्छा, अभी ये जो रिसेंट मलिर जेल वाला इंसिडेंट हुआ है उस पर भी आज बात कर ही लेते हैं। क्या जेल ब्रेक है या वाकई जो है वो खौफ है? सच मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैंने ना इसकी मालूमात की है, ना मेरी वहाँ ड्यूटी थी, ना मुझे पता है। मुझे सिर्फ ये पता लगा है कि वो जलजिला आया जी था, जी बिल्कुल। तो जलजिले की वजह से तमाम कैदी जो है वो ज़ाहिर है बैरिक्स में से निकाल के उनको एक जगह कर दिया गया था, और ताकि बैरिक्स अगर गिर जाएं तो कैदी जो है वो लाक ना हो जाए, तो इकट्ठा किया था। वो इतनी तादाद में थे कि पुलिस वाले कम थे। तो अच्छा, कभी ईद का दिन ऐसा कोई गुजरा है तारिक भाई जो सिर्फ पुलिस के साथ ना हो, कोई कैदियों के साथ गुजरा हो, या ईद के दिन में किसी की इंटेरोगेशन कर रहे हो या किसी मुलजिम से पूछगिछ कर रहे हो कि भाई तुमने ईद मतलब ईद के दिन हो आज तुम अंदर, तुम्हें अपने जुर्म से कोई वो हो रहा है कि ईद तुम्हारी भी खराब मेरी भी खराब तुम्हारी वजह से, ऐसा कोई? नहीं यार, ये फिल्मी किस्से हैं, अभी कौन ये मतलब ईद के दिन बैठ के मुलजिम से गपशप करेगा बंदा? नहीं, जैसे जेल चले जाता है या जेल छोड़ने चले जाते हैं। जेल से हमारा वास्ता ही नहीं है ना अजी भाई, जेल की पुलिस ही अलग है, बिल्कुल अलग है। मतलब हमारा आपके कोई पास कोई मुलजिम आया उससे जेल कस्टडी करना हो और ऐसा दिन मिल जाए ईद का, ऐसा ईद के हुआ दिन है? कैसे जेल कस्टडी की छुट्टी होती है ना, उसको फिर ईद के बाद ही करेंगे ना। जरूरी नहीं बकरा ईद, कोई भी ईद, कोई भी ईद हो तो ईद पे तो छुट्टी होगी ना। अगर आपने ईद से एक दिन पहले कोई मुलजिम पकड़ा है तो उसको तो आपने 2 दिन तक राहदारी पे रखना ही रखना है, क्योंकि छुट्टी होगी, अदालतें बंद हैं, उसको कौन जेल भेजेगा? और फिर इतना ईद के दिन काम होता है, मैंने आपको बताया इलाके में, तो वो काम छोड़ के हम उसके साथ गपशप करेंगे, तूने चोरी क्यों की है, उसने तो चोरी जो की है वो तो वो बता ही देगा, ईद के तीसरे दिन भी बता देगा। और कभी ऐसी कोई ईद गुजरी हो जिसपे एज अ पुलिस ऑफिसर आप लोगों को अंदाजा हो क्या थ्रेट है और आपने पब्लिक को नहीं बताना, हमें नहीं बताना, मीडिया को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना, और अब अपने अंदर रख के उस पर काम करना है? थ्रेट्स तो बड़ी आती हैं ईद के दिनों में भी, और बड़े जितने दिन होते हैं उस पर अक्सर थ्रेट्स आ जाती हैं कि खुदा न खास्ता किसी जगह पे बम ब्लास्ट हो सकता है या कोई ऐसे हो सकता है कोई सिस्टम, तो उसके लिए जो है हम अपनी सिक्योरिटी सख्त कर लेते हैं। इंटेलिजेंस अपनी जो है, हमारे जो लोग होते हैं इंटेलिजेंस वाले, उनको बताते हैं कि भाई देखें इलाके में मशकूक लोगों को, देखें मशकूक मोटरसाइकिल। आपने देखा होगा अक्सर ईद वीद की रात को बड़ी चेकिंग बिल्कुल अभी हुई भी है, इस वक्त भी स्टार्ट हुई भी है। वो चेक करते हैं कि आया कोई मशकूक लोग तो नहीं घूम रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 3 करोड़ की आबादी है कराची की, और पुलिस जो है वो टोटल 30,000 है। बिल्कुल। और 30,000 में से भी 10,000 जो है वो अनइफेक्टिव हैं, यानी कोई मतलब चौकीदारी कर रहा है, कोई बिल्कुल इधर उधर ड्यूटियां कर रहा है छोटी मोटी, तो 20,000 लोग जो हैं वो 3 करोड़ लोगों को संभाल रहे हैं। ये तो मौजज़ा है बहुत बड़ा। कम से कम कराची में कम से कम 3 लाख पुलिस वाला होना चाहिए। अब आपको लगा दें किसी थाने में एसएचओ, और आपको पता हो कि इधर इस मेरे इलाके में 10 जगह ऐसी है जहाँ से मोटरसाइकिल छिनती है, और टेलीफोन छिनते हैं, ये मोबाइल फ़ोन वगैरह। अब 10 जगह को काबू करने के लिए आपको कम से कम 20 आदमी चाहिए। बिल्कुल, एटलीस्ट एक 10 और फिर दूसरी शिफ्ट में 10-20 आदमी चाहिए। अब बंदे आपके पास हैं 9, तो आप कैसे उसको काबू करेंगे? फिर यही होता है कि जो जगह खाली रह जाती है उस पर अटैम्प्ट होते हैं और ये कामयाब। दूसरा, इस वक्त जो है ना हालात में आपको सही बताऊं, इस वक्त जो है बहुत सख्त बेरोजगारी है। बिल्कुल, बहुत बड़ा। और बेरोजगारी के अलावा ये बिल, बिजली के बिल और पानी के बिल और ये फलां, देखिए मैं पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे लोगों से जब मिलता हूँ ना, बहुत सारे लोग मिलते हैं हज़ारों की तादाद में, तो सारे लोग जो है ना वो तंग हो गए हैं इन बिलों से। अब आप बिजली का बिल भरें तो बच्चों की फ़ीस नहीं भर सकते,
बिल्कुल। ये दोनों भरें तो घर का किराया नहीं भर सकते। ये ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा ये कैमरे के पीछे जो बैठा है ना, ये इसको पता होगा कितनी बिल्कुल। मुसीबतें हैं। और फिर उसके बाद आप देखें पैसे आने का जो सिस्टम है वो बहुत स्लो हो गया है। अभी आपके चैनल से कितने लोगों को निकाल दिया होगा। अभी मैंने पिछले जो मेरी पोस्टिंग थी वो सी पैक पुलिस में थी। जी जी। हमने उसमें 1400 के करीब जो है ना भर्ती किए थे सी पैक में। आप यकीन करें, सिपाही के लिए ऐसे इतने तालीमी याफ्ता और इतने एजुकेटेड लोग आए थे कि मुझे इंटरव्यू करते हुए, बात करते हुए मुझे शर्म आ रही थी कि यार मैं इनके आगे, मतलब मैं क्या हूँ यार। और ये लोग कोई क्या किया, एमफिल किया हुआ है, कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ है, कोई सिपाही भर्ती होने के लिए। ये बेरोजगारी नहीं है तो और क्या है। बिल्कुल है बेरोजगारी, इसमें तो कोई हकीकत नहीं है। और आज कुर्बानी के दिन भी देख लें कि कई व्यापारी ऐसे हैं जो मैंने सुना है कि जो वापस गए, अगर मिसाल के तौर पे 200 जानवर लाए थे बेचने के लिए तो 100 जानवर बेचारे वापस लेके गए, 100 जानवर बिक सका है। और मंडी में सबसे ज़्यादा मंडी वाले भी तो जो है ना, ईद से 3 दिन पहले तक जो 2 लाख का जानवर का था उसको 5 लाख बता रहे थे। तो जो 2 लाख लेके खरीदने वाला था वो भी वापस आ गया। बिल्कुल ऐसे अगर ये 2 लाख में दे देते तो 2 लाख वाला तो ले लेता ना। इन्होंने भी इतने दाम आसमान पे लेके चले गए। लेकिन ये भी क्या करें, वही 3000 रुपए उधर टैक्स देना पड़ेगा, निकलने फिर के बाद बाहर अलग, निकलने के वो पानी वाले को 5000 देना पड़ेगा, फिर कुटा खोलने के अलग, सारे फिर पुलिस वालों को देना पड़ेगा, बिल्कुल केएमसी वालों को देना पड़ेगा, केडी, पता नहीं कितने डिपार्टमेंटों को देते हैं। पूरा एक सिस्टम, पूरा एक मैकेनिज्म बन चुका है। ये बिल्कुल कुर्बानी भी इसी महंगी तरीके से आज का शो, अब हम इख्तिताम पजीर की तरफ चलते हैं। मेरे साथ आज ईद के पहले दिन के शो में मौजूद थे डीएसपी तारिक इस्लाम, और इन्होंने बताया तमाम अपना कैरियर किस तरह गुजरा, किस तरह से जो है वो ईद के दिन ये लोग ड्यूटियां करते रहे, किस तरह से रोडों पे रहे। और ये भी खास बताया कि ये वाहिद साल गुजरा है जो इनकी ईद घर पे और अच्छी सुकून की गुजरी है। इसी तरीके से ईद का आप शो देखते रहें, और आज ईद के स्पेशल शो को देखने के बाद मेट्रो को ना भूलिएगा, देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।